नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि आपके लिए हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं साथियों। किसका? तो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं साथियों। और आज जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है साथियों। जो कि आपका जो कल जो एग्ज़ाम होने वाला है साथियों, कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है साथियों। इस तरह से आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें साथियों। इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं साथियों कि अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो आप आज समझ लीजिए कि आप सब चीज़ जानते हैं। आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है साथियों। आपको अंत में अगर नहीं आए तो ए, बी या सी या डी किसी ना किसी ऑप्शन को चूज करके यानी कि भर के आपको आना है साथियों। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है साथियों। और आपको हम बता देते हैं कि किस टाइप का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा साथियों, वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उससे आपको आज हम परिचित करा देते हैं साथियों। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें साथियों। और अतः ऐसे प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लेकर आते ही रहते हैं। अगर आप फायरमैन का अगर आप फॉर्म भरे हैं साथियों तो उसके लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दे तथा वीडियो को दोस्त लोग में शेयर कर दे साथियों। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को, देखते हैं साथियों। और इससे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी कि 2010 से जितना भी एग्जाम हुआ है साथियों, अगर उसका आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखे हैं साथियों तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाके आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है, पहला क्वेश्चन है साथियों, कहता है निम्नलिखित स्थानीय संस्थाओं में एक ग्रामीण संस्था कौन सी है साथियों। तो ग्रामीण संस्था की बात की जाएगा साथियों तो ये पंचायत समिति, ये जो है पंचायत समिति जो है ग्रामीण संस्था। ये नगर निगम जो है शहर में होता है, सुधार न्यास ये नहीं है, नगर पालिका ये जो शहर में होता है ये भी शहर में होता है। ये तो ये जो है पंचायत समिति जो होता है आपका, ये गांव से रिलेटेड जो है संस्था है साथियों। इस तरह से आपका आंसर जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं निम्नलिखित पदाधिकारियों में पदेन सदस्य के रूप में पटना नगर निगम का एक सही पदाधिकारी कौन है साथियों। तो पटना नगर निगम का एक सही पदाधिकारी कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जैसे कि लोक निर्माण विभाग का अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव। आपका ऑप्शन नंबर ये सी सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है सरवन बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति डैश के शासन काल में बनाई गई साथियों। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ये जो है आपका गंग के समय में आपका जो बनाया गया था साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 5 नंबर में क्वेश्चन, कहता है देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला साथियों। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये जो परिणाम निकला तो वर्षा में वृद्धि हुई साथियों। देश के उत्तरी पूर्वी स्तरों पर बांसों की उपज से क्या परिणाम, जब बांस की उपज किया गया तो वर्षा में वृद्धि हुई साथियों। जैसे कि जहाँ पे अभी पेड़ पौधा जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होता है साथियों। तो इस तरह से ये बांस की उपज में वृद्धि हुई तो वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है 6 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जहाज निर्माण से संबंध नहीं है साथियों। तो ये जो है आपका ये ऑप्शन नंबर जो डी है, ये अलंग जो है जहाज निर्माण से संबंध नहीं है। बाकी सभी जगह में जहाज का कुछ ना कुछ पार्ट बनता है, तो ये जहाज निर्माण से संबंध है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है कन्नौज किस प्राचीन राजा की राजधानी थी। कन्नौज किस प्राचीन राजा की राजधानी थी साथियों। तो ये जो है पुष्पभूति वंश का शासक हर्षवर्धन जो थे, ये पुष्पभूति वंश का शासक हर्षवर्धन थे। और ये जो है 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था। कितना वर्ष के, ये जो थे हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही राजगद्दी पर बैठे थे। और प्रथम राजधानी जो थानेश्वर, मतलब कि थानेश्वर जो थे, थानेश्वर कुरुक्षेत्र के निकट थी। बाद में इसे अपनी राजधानी कनौज स्थापित की। थानेश्वर से ही इस अपने राजधानी को कन्नौज स्थित की साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सर क्रीक रेखा स्थित है साथियों। तो ये सर क्रीक रेखा की बात किया जाएगा तो ये कहाँ स्थित है साथियों, ये कच्छ के रन में ये सर क्रीक जो रेखा स्थित है साथियों, कच्छ के रन में स्थित है साथियों। आपको हूबहू बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों, इसी टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें साथियों। कहता है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ साथियों। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है साथियों, ये जो है आपका
ये 1776 ईस्वी में लागू हुआ, मतलब कि आरंभ हुआ 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था साथियों? तो उस समय इंग्लैंड का राजा जो था जॉर्ज तृतीय था साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत लगभग है साथियों, लगभग। तो ये जो आपका लगभग कितना, तो 39%, लगभग जो है 39, जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 39% है साथियों। आपका 39 आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था कौन है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था कौन सी है साथियों? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था ही है, यूनेस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य क्या है साथियों? तो इसका जो एक उद्देश्य है साथियों, ये जो है विश्व के गुटों से अपने को अलग रखता है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य, यही उद्देश्य है कि ये जो है विश्व के जितने भी गुट है अपने को उससे अलग रखेगा, इस गुट को। चलिए अगले क्वेश्चन 15 नंबर का आता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकरण की को बढ़ाती है साथियों? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बीन्स जो है यानी कि नाइट्रोजन यौगिकरण को बढ़ाती है, बीन्स। चलिए अगले क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन है। कहता है डैश के काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई साथियों? तो आपको बता देना चाहते हैं साथियों कि आपका ये जो आपका आंसर है ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में ही रेल और तार सेवा का प्रारंभ हुआ साथियों। और ये जो है 1853 ईस्वी में रेलवे का शुरुआत हुआ था साथियों, रेल चला था साथियों। और ये जो है बम्बई से थाने के बीच चला था। कहाँ रेल जो चला था? बम्बई से थाने के बीच चला था साथियों। और ये जो है प्रथम बार 34 किलोमीटर चला था रेल, और ये बम्बई से थाने चला था। 1853 ईस्वी में चला था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था साथियों। और रेलवे का जनक माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अगर ऐसा बोल दिया जाएगा साथियों कि लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक भी है, रेलवे का जनक भी भारत में, इसको 16 अप्रैल को, मतलब जो है इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच रेलगाड़ी चली थी। और इसी के काल में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इसी के शासनकाल में पारित हुआ था साथियों। और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। इसी के समय में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली में संचालित तार सेवा हुई थी, इसी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन के साथ कितना क्वेश्चन कवर हो जाता है। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन डैश के कारण चलाया गया साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन डैश के कारण चलाया गया साथियों? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इंग्लैंड द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में फंसाने के लिए जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है संविधान ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया साथियों? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ये संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को, कितना 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया एवं 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। यानी कि 26 जनवरी 1950 को इसको जो है लागू कर दिया। स्वीकार तो 26 नवंबर को ही कर लिया, लेकिन लागू करने में लग गया इतना टाइम। चलिए कहता है खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था साथियों? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा और सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। राणा एवं सांगा एवं बाबर के बीच। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा साथियों, बी। और चलिए जिसमें बाबर विजय हुआ था। और इस युद्ध में कौन विजय हुआ था साथियों? तो ये बाबर विजय हो गया था। खानवा का युद्ध में अगर पूछ दे कि विजय कौन हुआ था, तो बाबर कौन विजय हुआ था खानवा के युद्ध में? अगर खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। अगर इसमें विजय किसका हुआ तो बाबर का, अगर पूछ दे इसमें हार किसका हुआ तो राणा सांगा का। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन के बीच आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद रखना है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दाची ग्राम
आप बिहार ने निम्न में से किस राज्य में है साथियों? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ये जो है आपका, ये जम्मू कश्मीर में है साथियों, ये जम्मू कश्मीर में है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 21 नंबर, कहता है गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है साथियों। तो गेहूं के मतलब गेहूं जो है, गेहूं की उपज के लिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें 50 सेंटीमीटर से 70-75 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त है। और विश्व में अमेरिका में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है साथियों। अगर विश्व की बात किया जाएगा साथियों तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है साथियों। अगर भारत की बात करें तो भारत यानी कि भारत में किस राज्य में, तो ये पंजाब हरियाणा में जो है ज़्यादा मात्रा में गेहूं उपजाया जाता है साथियों। तो ये आपका सही इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो गेहूं उपजाने के जलोढ़ यानी कि जलोढ़ मृदा जो है आवश्यक है। गेहूं उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा अच्छी होती है साथियों। चलिए कहता है पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है साथियों। तो ये लाला लाजपत राय को आपको पता ही होगा साथियों। ये पंजाब लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी, ये पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है साथियों। और ये जो है साथियों आपको डॉक्टर श्री कृष्ण, ये डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी, देखिए ये जो है, ये आपको बता दें ये जो है ये पंजाब केसरी, ये पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं साथियों। और देखिए आप सुन लीजिए, आंध्र केसरी जो है टी प्रकाशम को, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को, और शेरे कश्मीर जो है साथियों ये जो है शेख अब्दुल्ला को नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कहता है फ्रांस की क्रांति का नारा था साथियों। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था साथियों? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये जो फ्रांस की क्रांति का नारा था साथियों, ये 1789 ईस्वी में लुई सोलह के शासनकाल में हुआ था। लुई सोलह के शासनकाल में हुआ था। उस समय वहाँ जो सामंती व्यवस्था थी, इस कारण से। और इसका जो आपका सही आंसर होगा साथियों, इसका आपका सही आंसर जो फ्रांस की क्रांति का नारा था, तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा साथियों। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं तो करना, ये तो फ्रांस की का नारा नहीं था। सत्ता बंदूक की नली से निकलती, ये भी नहीं था। एक जार एक चर्च, ये भी नहीं था, ये भी नहीं। तो आपका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 24, कहता है पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नज़दीक की परत है साथियों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल की विभिन्न परतें, मतलब जो है जैसे कि आपका देखिए ये सबसे नज़दीक की परत जो है साथियों, ये आपका यानी कि 16 किलोमीटर क्षोभ मंडल है साथियों। क्षोभ मंडल, सॉरी हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर जो है सी, ये क्षोभ मंडल है साथियों। यही आपका जो है ये 16 किलोमीटर यानी कि 16 किलोमीटर। सबसे अधिकतम बोला जाएगा तो 500 किलोमीटर, और वो जो है बरहीमंडल है साथियों, बरहीमंडल। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं साथियों। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की बस्तियों की बहुलता है साथियों। तो ये आपका 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, केंद्रित की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 25 के बाद देखिए अधिकांश भारतीय निम्न में से किस प्रजातीय समूह से संबंधित है साथियों। तो ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, और 26 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य सागर। ये अधिकांश भारतीय निम्न में से किस प्रजातीय समूह से संबंधित है। तो ये भूमध्य सागर प्रजातीय समूह से संबंधित है अधिकांश भारतीय। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विकीर्ण ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं साथियों। विकीर्ण ग्रामीण अधिवास कहाँ पाए जाते हैं साथियों। तो ये जो है राजस्थान मरुस्थल में पाया जाता है। राजस्थान जो है यानी कि बालुई क्षेत्र में मरुस्थल में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता प्रतिनिधित्व करता है साथियों। हड़प्पा सभ्यता किसकी प्रतिनिधित्व करता है साथियों। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कांस्य युग का, मतलब सीसा युग का, कांस्य युग का। हड़प्पा सभ्यता में जो है बहुत मात्रा में जो है कांस्य मिला था, कांस्य सीसा मिला था साथियों। तो इसीलिए इसको जो है कांस्य युग भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चांदी उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध की बात किया जाएगा साथियों, ये जो है आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जहाँ की चांदी ज़्यादा मात्रा में, तो ये मैक्सिको है। मैक्सिको में आप चाहिए तो चांदी आपको सस्ती मात्रा में मिल जाएगा, और बहुत मात्रा में जो है वहाँ पे प्रसिद्ध है उत्पादन के लिए, वहाँ पे चांदी का खनन होता है। चलिए कहता है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है साथियों। तो ये विजयवाड़ा का बात किया जाएगा साथियों, तो ये विजयवाड़ा जो आपका नदी है साथियों, ये जो है आपका ये कृष्णा नदी के साथियों किनारे बसा है साथियों। कृष्णा नदी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था साथियों। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो आंसर किसके
विरोध में, तो ये आपका सबसे पहले ये तो जो थे ये रोलेट एक्ट के विरोध में चलाए थे, विरोध में सत्याग्रह चलाया था रोलेट एक्ट के विरोध में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था साथियों, तो इसको उस कंपनी का नाम क्या था साथियों, तो उस कंपनी का जो नाम था वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था साथियों। और ये एलिजाबेथ यानी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इसका जो है एक तरह से उद्घाटन किया गया था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी कितना ईस्वी में, तो 1600 ईस्वी में जो है आपको जो शुरू हुआ था। चलिए उन्होंने कंपनी बनाई, यानी कि अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाया उसका नाम क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी था साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन का था जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है साथियों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका जो ये डी हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है साथियों। कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है मोहिनीअट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई है साथियों, तो इसका आपका मोहिनीअट्टम, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि केरल में स्थित है साथियों। आपका केरल जो है सही आंसर मोहिनीअट्टम नृत्य कला। चलिए और ये जो है ये एक कथकली भी एक जो है केरल की है एक जो है नृत्य कला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बैंकिंग में एटीएम का अर्थ है साथियों, तो बैंकिंग में एटीएम का अर्थ जो होता है साथियों, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है जो ऑटोमेटिक रुपया दे देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कहता है 36 नंबर, कहता है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है साथियों, तो ये वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता चक्र है साथियों, जो जल वायु तथा स्थल युद्धों में उच्चतम वीरता प्रदान करने के लिए जो है दिया जाता है साथियों। और ये ना मतलब दिया जाता है, और ये जो है तथा दूसरी ओर हिंदी एवं अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है इसमें चक्र पर। इस पदक को सैनिक अपने कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग में रिबन से लगाता है साथियों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। और किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, तो जल वायु तथा स्थल युद्धों में उच्चतम वीरता दिखाने वालों को मिलता है। ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है साथियों, तो युद्ध भूमि में वीरता के लिए या किसके लिए दिया जाता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका साथियों। ये जो पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है। अगर इसी तरह आपको पूछ दे साथियों कि सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, तो ये साहित्य में दिया जाता है। साहित्य में जब आप कुछ नया करते हैं तब आपको सरस्वती पुरस्कार दिया जाएगा। जब आप खेल कूद में अगर फेमस होते हैं तब आपको ये वीरता यानी वीरता में अगर वीरता होते हैं तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा, कौन, परमवीर चक्र दिया जाएगा। तो बहुत प्रकार का जो है आपको जिस तरह से आप जो है अपना नाम रोशन करिएगा उस तरह से आपको पुरस्कार दिया जाएगा उस क्षेत्र से रिलेटेड। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे साथियों, तो ये जो थे आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर बी हो गया साथियों। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे और इन्होंने ही साहित्य में यानी कि ये सरस्वती पुरस्कार पाए। सरस्वती पुरस्कार जो है ये साहित्य में दिया जाता है, तो ये सरस्वती पुरस्कार ही पाए साथियों, तो ये सरस्वती पुरस्कार के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर का बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है साथियों, तो ये तो आप सबको पता होगा साथियों। तो ये बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे और फेमस जो बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक थे ये। 40 नंबर क्वेश्चन का था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है साथियों, तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था साथियों। ये कहने वाले जो थे ये आपका बाल गंगाधर तिलक थे, यही इन्होंने ही बोले थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता सफेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है साथियों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सफेद क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादक है क्षेत्र से है, जबकि रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। जबकि जब रजत उत्पादन की बात बोले तब ये जो संबंधित है साथियों ये अंडा से रजत उत्पादन है। और ये जो दूध से है ये श्वेत क्रांति यानी कि सफेद क्रांति का संबंध इसी से है, दूध से, क्योंकि दूध भी सफ़ेद होता है साथियों। वैसे तो अंडा भी सफ़ेद होता है लेकिन उसके अंदर जो होता है वो आपको पीला और रहता है दूसरा रंग का। चलिए कहता है वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था साथियों, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी साथियों। और राष्ट्रगान की बात अगर बोला जाएगा तब रविन्द्रनाथ टैगोर,
ये रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के, और ये जो है बांग्लादेश और भारत दो देशों के राष्ट्रगान लिखे थे, राष्ट्रगान। ठीक है साथियों, तो ये जो थे, और बंकिम चटर्जी जो थे ये वंदे मातरम लिखे थे, वंदे मातरम की रचना किए थे, और ये जो थे राष्ट्रगान की रचना ये रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। और ये जो है ये राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है साथियों ये जो है 52 सेकंड की है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखित वंदे मातरम है इसको जो है गाने की जो है ये 65 सेकंड की इसकी अवधि होती है गाने की, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था साथियों। तो आपका इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि डी हो जाएगा, यानी कि 30 जनवरी 1948 को संध्या काल में जो है महात्मा गांधी की हत्या हुआ था। और सुन लीजिए कि आप महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था साथियों कब हुआ था, तो ये जो है जन्म की बात किया जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था साथियों। और ये जो थे ये कहाँ, तो काठियावाड़ यानी कि गुजरात में, कहाँ है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था साथियों। और इनको जो है बापू एवं राष्ट्रपति से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य अहिंसा एवं जो है ये साधनों में भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 ईस्वी में, यानी कि 1919 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक छाए रहे, मतलब कि छा गए। 30 जनवरी इतना को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में, दिल्ली में एक प्रार्थना हो रहा था साथियों, कहाँ, दिल्ली में एक प्रार्थना सभा हो रहा था। उसी समय नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने संध्या के काल में महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी साथियों। और आपको पूछा जाएगा, अगर ऐसा पूछा जाएगा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को कितनी गोलियां मारी थी साथियों, उसके शरीर में तो 3 गोलियां मारी थी। कितनी गोलियां? 3 गोलियां मारी थी। किस समय में? तो संध्या काल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कहता है महात्मा गांधी की हत्या, ये तो आपका हो गया। कहता है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की साथियों। तो ये आपका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो 10 मई 1857 के दिन, यानी कि 10 मई को साथियों, अगर आप मेरठ की पैदल टुकड़ी यानी कि 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति शुरुआत हुई थी साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया साथियों। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया साथियों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलीडेन और श्वसन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने ही प्रथम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है कोशिका देखा, प्याज में देखा, यानी कि प्याज में देखा कि कुछ ना कुछ कोशिका इसमें जो है पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 47 नंबर, कहता है प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा भाग लेता है साथियों, में कौन भाग लेता है साथियों। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम हो जाएगा साथियों, आपको राइबोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रोटीन संश्लेषण होता है साथियों, प्रोटीन संश्लेषण होता है साथियों, तब इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है राइबोसोम पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है साथियों। तो आपका 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जीवाणु व नील हरित शैवाल में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है साथियों। तो ये इसमें देखिए रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, सबसे पहले ये जान जाइए कि आप रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, तब ना आप जानिएगा कि कौन है। तो देखिए वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाते हैं, हमेशा के लिए। अगर एक बार उसका रासायनिक गुण बदल जाएगा तो फिर वो अपने जो है गुण में, यानी कि अपने पूर्व स्थिति में नहीं आएगा, समझे साथियों। और इस तरह से एक नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक परिवर्तन में, जिसका गुण जो होता है मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे कि दूध से दही बनना, अगर दूध से दही बन जाता है साथियों, तो ये फिर से अब दूध नहीं बन सकता, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है साथियों। लोहे में जंग लगना, अगर लोहे में एक बार जंग लग गया तो वो आप फिर से जंग जो है नहीं छूटेगा, अगर आपको छूटेगा लेकिन उसमें जो है पहले की तरह नहीं रहेगा। जैसे कि कोयले के जलना, अगर कोयले एक बार जल जाता है तो फिर से अपने वो पूर्व स्थिति में नहीं आएगा, वो जल के सफ़ेद हो जाएगा और फिर से वो काला कोयला नहीं बन सकता है। तो आपको लोहे में जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना एक परिवर्तन है, नहीं किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और लकड़ी का अपघटन, उपरोक्त जो है तीनों, ये आपका उपरोक्त जो है 50 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कहता है निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है साथियों।
तो देखिए सबसे पहले निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है साथियों? तो सबसे पहले इसका आंसर जो आपको हम बता दें, ये कछुआ का जो होता है सबसे पहले अधिकतम होता है। कितने दिन? तो लगभग जो है 123 से मतलब कि 125 वर्ष तक लगभग जिंदा रहते हैं ये 100, यानी कि आपका अगर 2 बार जन्म लेकर अगर आप मर गए तब पर भी आपका कछुआ जो है वो आपका कछुआ जो है जिंदा ही रहेगा, यानी कि आप 2 बार जन्म ले लिए और कछुआ 1 बार ही। चलिए उस तरह से आपको जान जाते हैं, देख लेते हैं साथियों कि विभिन्न जातियों का अधिकतम जीवन काल साथियों। तो सबसे पहले देखिए कछुआ 123 वर्ष जिंदा रहता है, हाथी 57 वर्ष जिंदा रहता है यानी कि आदमी के जैसे, व्हेल मछली 40 वर्ष, व्हेल मछली 40 वर्ष जिंदा रहता है, घोड़ा जो है 62 वर्ष जिंदा रहता है साथियों। इस तरह से कुत्ता जो है 34 वर्ष जिंदा रहता है साथियों, जिराफ जो है 33 वर्ष जिंदा रहता है और कोबरा सांप जो है 28 वर्ष जिंदा रहता है। इस तरह से कुछ जीव जो था जिसका जीवन काल हम बता दिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किसका घनत्व न्यूनतम है साथियों? घनत्व न्यूनतम है साथियों, तो आपको ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पारा का घनत्व जो है न्यूनतम होता है साथियों। क्या होता है? न्यूनतम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 53 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है साथियों। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है साथियों, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा साथियों। ये जो है रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो होता है साथियों, क्रायोजेनिक ये रॉकेट में होता है साथियों इसका प्रयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कहता है खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है? खारे नमकीन जल में, खारा जो नमकीन जल होता है उसमें कौन सा पेड़ पौधा जो है उग सकता है साथियों? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा जो मैंग्रोव। मैंग्रोव वन जो है इसी खारे जल में ही उगता है मैंग्रोव पौधा। चलिए अगले क्वेश्चन 55 में कहता निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता है साथियों? तो देखिए मच्छर से नहीं फैलता है तो आपका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनिंद्रा रोग। अनिंद्रा रोग जैसे कि फाइलेरिया तो मच्छर से ही फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से, डेंगू मच्छर ज्वर उसी से फैलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी अनिंद्रा रोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कहता है 56 नंबर कहता है कि मनुष्य का मेरुदंड डैश से संरक्षित है साथियों। तो मेरुदंड आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी कशेरुक से। कशेरुक से साथियों आप क्वेश्चन को वीडियो को आप पूरा देखिए साथियों। अगर आप रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों तो आप रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल को अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। ये जो आप देख रहे हैं आप रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल पे अभी देख रहे हैं, ये रिजल्ट एक्सप्रेस पे देख रहे हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथियों। चलिए कहता यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्दी बालू से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है साथियों? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों जो है आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि फुफ्फुस, यानी कि फुफ्फुस आपका फुफ्फुस से रोगग्रस्त है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है लौ, ये आवश्यक खनिज लवण जो है लौ है साथियों। और अगला क्वेश्चन कहता है कि 59 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है साथियों? तो 59 नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पालक। पालक आप खाया करिए क्योंकि हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। पालक खाने से जो हमारे शरीर में लौह पैदा होगा ये प्रमुख स्रोत है, पालक से ही आता है लौह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर कहता है द्रव धातु का एक उदाहरण है साथियों। तो द्रव धातु का जैसे कि मरकरी या पारा जो है द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है, जबकि ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाला अधातु है। तो ये जो है एक उदाहरण है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये मरकरी आपका द्रव धातु का एक उदाहरण है एक मरकरी। और अगर बोलेगा कि जबकि ब्रोमीन जो है ये ब्रोमीन जो आप देख रहे हैं साथियों ये जो है एक मतलब अधातु है, अधातु यानी कि एकमात्र द्रव अधातु का एक उदाहरण अगर बोलेगा तब आपको ब्रोमीन बोलना है, ब्रोमीन। अगर बोलेगा धातु तब ये मरकरी होगा आपका आंसर। कहता है पारा यानी कि मरकरी का स्रोत है साथियों। तो मरकरी का स्रोत क्या है साथियों? तो आपको ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सिनेबार मरकरी का ही स्रोत है, इसी से मरकरी तैयार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 65 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे में डाइकेसियल साइम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है साथियों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सी हो गया, यानी कि जैस्मीन में पाया जाता है साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 63 नंबर प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वे जीव मतलब वे जीव जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता है उसी को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है 64 नंबर कहता है रक्त का रंग लाल क्यों होता है साथियों? तो ये जो है आपको
64 नंबर क्वेश्चन है। और हमारे जो रक्त के मतलब मुख्य अवयव जो है ये 4 अवयव है। तो क्या क्या अवयव है साथियों? तो अवयव देखिए, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है श्वेत, तीसरा होता है रक्त और चौथा होता है लाल रक्त कणा, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और ये एक प्लाज्मा होता है। और जो एक प्लेटस, हमारे रक्त में आधे से अधिक प्लाज्मा होता है। यह पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है साथियों। और इसमें जो लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन नामक जो पिगमेंट होता है, जो रक्त का रंग जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है बीसीजी का टीका निम्न के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है साथियों। तो ये आपका 65 नंबर क्वेश्चन है। और 65 नंबर का ये बीसीजी का शाब्दिक जो ये नाम होता है साथियों, बीसीजी का टीका निम्न के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए। तो बीसीजी का टीका, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ये आपका टीबी, यानी कि तपेदिक रोधिक, यानी कि टीबी जो है इनका रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम है साथियों, धोबन सोडा का रासायनिक नाम। तो धोबन सोडा का, धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है साथियों। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और इसका सूत्र जो होता है साथियों Na2CO3 होता है। यह जल में थोड़ी मात्रा में विलय तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यह जो, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सरसन, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है साथियों? तो क्या कहा जाता है? तो जैसे कि बैटरी के यानी कि ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड, यानी कि जस्ते की छड़ को कैथोड कहा जाता है साथियों, कैथोड कहा जाता है, कैथोड। देखिए ये इलेक्ट्रोड, इसमें देखिए, और इसमें ये कैथोड। इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो कैथोड कहा जाता है। एक को एनोड कहा जाता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेशियम उर्वरक नहीं है साथियों? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि एक पोटेशियम उर्वरक नहीं है। ये जो आपका है कौन? तो पोटेशियम क्लोराइड साथियों। क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड है, जो एक ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 में कहता है एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में त्वरण नियत है, तो क्या? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। क्योंकि एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में त्वरण नियत है, तब त्वरण नियत होगा साथियों, एक्सेलरेशन जो है ये नियत होगा साथियों। तो ये जो है आपका जो वेग बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 कहता है सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है साथियों। सबसे अधिक ध्वनि कौन उत्पन्न करता है साथियों? ये तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सबसे अधिक ध्वनि जो है आपका बंदर उत्पन्न करता है साथियों। गोरिल्ला सबसे अधिक ध्वनि नहीं उत्पन्न कर सकता है, बाघ भी नहीं, चिंपांजी भी नहीं, ये जो है बंदर सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। चलिए अगले, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। कहता है 71 विद्युत मरकरी लैंप में रहता है साथियों। तो ये आपका विद्युत, तो ये ट्यूब लाइट में कांच की एक जो है लंबी ट्यूब होती है, जिसके अंदर जो होता है दीवारों का फास्फर का लेप चढ़ा होता है, दीवार का जो है फास्फर का लेप चढ़ा होता है साथियों। और ट्यूब के अंदर कोई अक्रिय गैस जैसे कि आर्गन को कुछ पारे के साथ भर दिया जाता है। तो इसमें जो है नियोन और पारा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नियोन या पारा या कम दाब पर पारा, इस तरह से। चलिए कहता है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है साथियों? जैसे 786, आप जैसे कि मुस्लिम लोग में पढ़ते होंगे कि एक 786 जो डिजिट है ये उसके लिए जो है शुभ माना जाता है। तो इस तरह से ये आपका 746, ये 746 यानी कि एक हॉर्स पावर में जो है कितने? तो 746 वाट होता है। मोमबत्ती का दहन है एक। देखिए रासायनिक परिवर्तन से 2 क्वेश्चन पूछा है। मोमबत्ती का दहन जो है, देखिए साथियों ये जो है कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का दहन। तो देखिए क्योंकि देखिए मोमबत्ती जब जलता है ना तो उसका कुछ मात्रा आपको मिल जाता है। तो आप ये ऊष्मा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आती है, रासायनिक ये जो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको हो जाएगा साथियों। कहता है 76 नंबर, कहता है 1500 रुपये की राशि का कुछ भाग। यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन आता है साथियों, और मैथ का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखते हैं हम साथियों। और 75 नंबर यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन है आपका। कहता है कि इतना कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर लगाया गया। 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपया प्राप्त हुआ। 8% पर कितने रुपये लगाए गए थे? तो इसका देखिए आपको सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो माना कि इसमें देखिए आपको मान लेना है क्या? तो आपको मान लेना है साथियों, जैसे कि आप अपने सामने में नोटबुक रखिए और इसको नोट कर लीजिए। माना कि x रुपया, यानी कि x रुपया को जो है आप 8% पे जो है ब्याज पर लगाया। अब प्रश्न क्या से क्या हो जाएगा? x का 8% इंटू 3,
और इसको 100 से जो है परसेंटेज में प्लस, फिर अगर 1500 यानी कि 1550 को फिर x% माइनस करेंगे और गुने 5 गुने 3 मतलब वर्ष के लिए, तो ये जो है आपका यहाँ पे आपका 100। और इस तरह से जो आप इसका भिन्न का जोड़ लीजिएगा और इसके आगे जो आएगा 24x आप सोल्यूशन करिएगा, इसको 8×24x आप बट्टा में इधर आपका कट गया 100 100, देखिए 100 100 ये आपका इधर आके जो एक तरह से भिन्न के जोड़ करिएगा तो उस समय में आपका कट जाएगा, अभी तो नहीं कटेगा वैसे। तो चलिए, तो 24x प्लस जो है आपका प्लस कितना, तो 23,250 माइनस 15x इक्वल टू जो है आपका 30,000 हो जाएगा, 30,000। तो इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिए, आगे आपको नीचे बता रहे हैं, इसको वीडियो को रोक के आप पॉज करके आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो आपका इस तरह से जो है 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, तो 6750 हो जाएगा। अब इक्वल टू x इक्वल टू तो 6750, इसको 9 से डिवाइड करिएगा, 9 से आप डिवाइड करिएगा तो इसको कितना आंसर आ जाएगा आपका 750 रुपया जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो 750 इसमें से देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 77 नंबर कहता है कि 100 एवं इतना के बीच 13 गुणज संख्याएं हैं, 13 गुणज संख्याएं साथियों। तो इतना के बीच में अगर बोला जाएगा तो जैसे कि 104 है गुणज 113, तो इस तरह से जो है आप लिखिएगा टोटल जोड़ के तो आपको 16 संख्या मिलेगा, तो आपको 16 आंसर हो जाएगा साथियों, आप देख सकते हैं करके। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 15 है, दो संख्याओं का योग 15 एवं उनके वर्ग का योग 113 है। तो माना कि पहला संख्या x, मान के चले कि पहला संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या तब x है, और जब मान दो संख्याओं का योग 15 है, यानी कि योग 15 होगा और उनके वर्गों का योग 113 है। तो एक जो पहला संख्या x मान लिए और दूसरी संख्या जो है 15 माइनस एक्स मान लिए, पहला संख्या जो है x, दूसरा संख्या 15 माइनस एक्स मान लिए। अब प्रश्न से जो है साथियों करेंगे, अब प्रश्न से जो है तब ऐसे तो कर सकते हैं कि x² और प्लस 15 माइनस एक्स, और कहता उसका वर्ग, दोनों का वर्ग का जो योग है वो 113 है साथियों। इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा 30x प्लस 112 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्यूशन करिएगा तो लास्ट में आपको आएगा साथियों x इंटू एक्स माइनस 8, आप आगे सॉल्यूशन करिएगा -7 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। तो इस तरह से x इक्वल टू 1 आ जाएगा 8 और x इक्वल टू 1 आ जाएगा 7, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 8। यदि x अगर 7 रखे तो मान 8 आएगा, और अगर x 8 रखे तो मान 7 आएगा। इस तरह से 7 और दोनों का गुणनफल करता है 8 7 56, यानी कि आपका आंसर जो है आपका 56 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 79 नंबर, कहता है एक वृत्त की परिधि एवं एक वर्ग की परिमाप, यानी कि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिमाप। तो ये जो है वर्ग की परिमाप समान, वृत्त का व्यास क्या होगा यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, और ये जो होता है एक जो है एक वर्ग की मतलब समिति के बराबर परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप जो है तो 4a होता है, ये बराबर है। जब आप इसको सोल्यूशन करिएगा तो r इक्वल टू, यानी कि और ये 2πr हो जाए, इधर चला आएगा तो 2a, यानी कि 2a और यहाँ पे 2a अपॉन नीचा में पाई आ जाएगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेना है। आगे जब सॉल्यूशन करिएगा इसका, आगे जब सॉल्यूशन करिएगा तो जैसे कि 4a² इक्वल टू 484 यहाँ पर दिया हुआ है साथियों। तो a² इक्वल टू 121, यानी कि a का मान जो है 11। जब आप इसको वैल्यू पुट करिएगा तो आपका 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करिएगा तो उसमें तो 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने एक दूरी 5 घंटे में पूरी की, प्रथम अर्धांश इतना किलोमीटर घंटा की दर से एवं शेष 12 किलोमीटर की दर से, वह दूरी क्या थी। तो वो दूरी आपको निकालने के लिए मान के चलिए कि कुल दूरी जो है 2x, कुल दूरी जो है आपका 2x हो गया साथियों। तो अब प्रश्न से जो है किस तरह से, तो x बट्टा 10.1/2 प्लस x बट्टा 1 जो है 12 इक्वल टू 5 घंटे में, 5 घंटे में पूरी करता है। तो इस तरह से जो है आपको मान लेना है। तो आपका 28 किलोमीटर आपका
जो आएगा इस तरह से, कुल दूरी जो है आपका इस तरह से इतना निकल के चलाएगा। चलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता 81 नंबर क्वेश्चन कहता है 150 पृष्ठों की एक पुस्तक के पेजिंग में प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या है साथियों। ये आपका देखिए 1 से 9 तक की कुल संख्या इक्वल टू 9। 1 से 9 तक की जब कुल संख्या होगा तो ये 1 से 9 तक जो होगा वो 9 हो जाएगा। और 10 से लेकर 99 तक की 99 तक की संख्या जो है आपको ये कितना हो जाएगा, तो 90 दूनो 2 इक्वल टू 180। और 100 से लेकर 150 तक की कुल संख्या तो 51 गुने 3 इक्वल टू 153 हुआ साथियों। और कुल संख्या का बात वो बोल रहा है तो 9 प्लस 180 प्लस 153 इक्वल टू 342 आंसर आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 83 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या दो संख्याओं का औसत x y, यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या साथियों, तो एक संख्या जो है x ज्ञात है, माने कि एक संख्या x ज्ञात है तो दूसरी संख्या z, और जब x प्लस z मान के चलिए इसका औसत जो है 2 इक्वल टू एक्स वाई है इस तरह से, तो ऐसे तो लिख सकते हैं कि z इक्वल टू 2xy माइनस x, तो आपका ये जो है ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रश्न में भाजक भाज्य का 2/3 है और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 5 है तो भाज्य है साथियों। तो ये देखिए भाजक इक्वल टू क्या होता है, देखिए भाजक इक्वल टू क्या होता है, तो 2 गुने शेषफल, 2 गुने शेषफल होता है साथियों। और इसको तो इसे करेंगे 2 गुने 5 इक्वल टू 10, तो भाजक जो 2/3 आएगा तो भाज्य इक्वल टू 3/2 और गुने 10 करेंगे तो ये 15 निकल के आ जाएगा। और इनमें से 15 नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी चला है आंसर। चलिए अगले 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 पुरुष एवं 12 बच्चे किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में दूना समय लेता है, कितने दिनों में 12 व्यक्ति पिछले काम का दुगना काम करेगा साथियों। तो आपका इसमें से ये आपका 21 दिन निकल के चला आएगा। और ये जो आप अगर क्वेश्चन देखना, अगर आप इसका आंसर चाहते हैं साथियों तो आप 2013 का जो क्वेश्चन है साथियों, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो आप जाके देखिए, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन दिया है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। वो जो आपको वीडियो मिलेगा वो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अब यहाँ से आपका हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता है कलांकित यानी कलांकित सर्वनाम का भेद बताइए साथियों। तो कलांकित सर्वनाम का भेद जो है आपका क्या होगा साथियों, तो ये आपका जो है दाल में कुछ काला, इसका जो है ये है आपका अनिश्चय, यानी कि अनिश्चयवाचक है, दाल में कुछ काला है, कलांकित भेद अनिश्चयवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन 87 नंबर कहता है बहुत अधिक क्रोधित होना, इस कथन के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए साथियों। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों जो है आपको, यानी कि क्या कहता है बहुत अधिक क्रोधित होना, तो आग बबूला होना, यानी कि आग बबूला होना क्रोधित होने का मतलब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है साथियों। तो तद्भव की बात किया जाएगा तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए पैर जो है आपका तद्भव है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मैं सो चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है साथियों। तो इसमें भूतकाल का जो पूर्ण भूत, मैं सो चुका हूँ, पूर्ण कार्य जो है ये पूर्ण हो चुका है, इसलिए ये पूर्ण भूत हो जाएगा। चलिए 89 के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 51वां नंबर कहता है धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है साथियों। तो धातु के साथ प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय वो जो होता है अंत में लगता है साथियों, अंत में लगता है प्रत्यय, और वो उपसर्ग जो होता है पहले लगता है धातु के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कहता है कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है साथियों। तो ये आपका गोपाल में बहुब्रीहि समास है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता 93 कहता है निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों में किसका रूप अशुद्ध है, किसका रूप अशुद्ध है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 बुद्धिमता का जो है अशुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 94 कहता है जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है साथियों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी अव्ययी भाव समास, जहाँ पूर्व पद मतलब पहला पद जो है प्रधान होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। चलिए और जहाँ जो है वो ये जहाँ में जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास होता है, जिसमें प्रथम पद जो संख्यावाचक है उसमें द्विगु समास होता है,
इसमें कुछ विशेष अर्थ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वो आपका हो गया। कहता है वाचक शब्द के द्वारा जो मुख्य अर्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं साथियों, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है मूलार्थ कहते हैं। मूलार्थ यानी मूल अर्थ। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कहता है सही वाक्य का चयन कीजिए। सही वाक्य का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। कहता है परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं है कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए, यही आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। देखिए कहता है पिक आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक। कहता है एवरी मैनेजर एंड एवरी क्लर्क इज एक्सपेक्टेड टू डैश द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। तो प्रत्येक मैनेजर और प्रत्येक जो कलेक्टर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, मतलब बैंक के इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो प्रोटेक्ट, आपका प्रोटेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछने का बोध हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा साथियों। देखिए किसमें क्वेश्चन करने का, व्हाट इज योर सेम, मतलब एक शर्म क्या, वेयर डू यू लिव, तो आप कहाँ रहते हैं। द थिप सेट ऑन ए वॉल, ठीक है, द थिप सेट ऑन ए वॉल, बैठा है तो ये कभी नहीं क्वेश्चन वाला बात। कीप क्वाइट मतलब मुस्कुराते रहिए, ये आपका जो है मुस्कुराते रहिए, तो ये भी आपका नहीं है। देखिए व्हाट इज सेम मतलब शर्म क्या, ये आपका गलत मीनिंग, व्हाट इज सेम नहीं होगा। क्या मतलब समान क्या है, तो ये कीप क्वाइट ये मतलब मुस्कुराते रहिए, ये आपका क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, ये आपको एक तरह से सलाह सजेस्ट कर रहा है। वेयर डू यू लिव, ये जो आपका क्वेश्चन वाट यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लगना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन जो है हो गया साथियों कि आप कहाँ रहते हैं। ये आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सेलेक्ट द वर्ड डेट इज स्पेल्ड करेक्टली। जो स्पेल्ड करेक्ट है, इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं साथियों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये रिजल्ट एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं साथियों। जो आपका चैनल जो है आपका भारत के लिए जो एक विश्वसनीय चैनल है जो भारत में, और ये अगर आप चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए साथियों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और रेड कलर के बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस ऑल करके आप प्रेस ऑल पे क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए। इसका जो आपका स्पेल्ड करेक्टिव वर्ड है ये जो है आपका सही जो आपका स्पेलिंग होगा साथियों, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा, ब्यूटिफिकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशन दैट शुड कम इन ब्लैंक स्पेसेज। ये जो आपका 100 नंबर ऑप्शन जो है इसका जो है ये डी हो जाएगा, डी बाय ड्यूरिंग, बाय हो जाएगा, यहाँ पे बाय हो जाएगा, यहाँ पे ड्यूरिंग। द लेटर वाज रिटन बाय मी, मतलब जो पत्र जो है मेरे द्वारा लिखा गया ड्यूरिंग डे, मतलब दिन के दौरान, किसी दिन के दौरान जो है लेटर मेरे द्वारा लिखा गया साथियों। इस तरह से जो है आपका बिहार पुलिस का ये जो है प्रैक्टिस सेट का 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है साथियों। अगर आप एक बार में नहीं समझे तो वीडियो को 2 बार भी आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन को। और अगर इससे पहले आप जो है 2010 से पूरा का पूरा अगर आप नहीं देखें साथियों, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर 1-2 प्रीवियस ईयर जरूर देख ले साथियों, क्योंकि आपको उसमें पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में आना है साथियों। और उससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं साथियों, अगर आपको ये अगर आपका एग्जाम अगर है साथियों तो आपको डरना नहीं है। अब आपको ये मान के चलना है साथियों, ये मान के चलना है कि आपका एग्जाम जो है आपको पूरी 100 में 100 आपको मार के आना है। आपको 100 में 100 आपको आता है, आपको सब प्रश्न का जवाब आता है, आप सब प्रश्न का जवाब जानते हैं, ये सोचकर एग्जाम में जाइए। तो इतना के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, बाय।